हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग रेट वगैरह के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम चार चीज़ें देखेंगे कि टीटी बाइंग रेट क्या होता है, टीटी सेलिंग रेट क्या होता है, बिल बाइंग रेट क्या होता है, बिल सेलिंग रेट क्या होता है और ये किस केस में यूज होते हैं। देखिए, जब भी फ्रेंड्स आप ना प्रमोशन की क्लासेस करते हैं, यूजुअली क्या होता है, आपको बस ये बता दिया जाता है कि ये टीटी बाइंग रेट है और जो है ये 5 कीवर्ड आप याद रखिए, 4-5 कीवर्ड याद रखिए या 4-5 बातें याद रखिए। इन केस में टीटी बाइंग होता है, इन केस में टीटी सेलिंग होता है। तो उससे क्या होता है, मैं इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि आपको उसमें रिवीजन करने में या पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, पर एग्जाम में एक्चुअल में जब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो भी खास करके स्केल 3 to 4 और 4 to 5 के जब क्वेश्चन बनते हैं, तो वो केवल इतने से ही बात नहीं बन जाएगी कि आपको लिख दिया गया कि टीटी बाइंग रेट क्या होता है, उससे आप नहीं कर पाओगे। आपको उसकी डेप्थ में समझ होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये फ्रेंड्स पूरा लेक्चर है, सभी स्केल के लिए हेल्पफुल है। आप लोग अच्छे से समझिए कि टीटी बाइंग टीटी सेलिंग रेट क्या होता है और किन केसेस में हम कौन सा रेट अप्लाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सचेंज रेट आपके चार टाइप के होते हैं। टीटी टीटी में भी टीटी हो गया, इसमें आपका बाइंग और सेलिंग हो जाएगा। और बिल हो गया, बिल में भी आपका बाइंग और सेलिंग हो जाता है। ओके, तो ये चार टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। अब एक बात यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे फ्रेंड, तो आप या तो बैंक हैं या तो बैंकर हैं, इसी एस्पेक्ट से हमें सोचना होता है। हम कभी कस्टमर के एस्पेक्ट से नहीं सोचते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा कि बाई करेंगे या सेल करेंगे, ओके, तो इसका मतलब बैंक बाई करेगा या बैंक सेल करेगा, हम इस बात पर ही जोर देंगे। हम कस्टमर बाई कर रहा है या सेल कर रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं होता है, बैंक बाई कर रहा है या बैंक सेल कर रहा है वो है। तो जैसे टीटी बाइंग रेट, इसका मतलब बैंक जो है बाई कर रहा है करेंसी को। टीटी सेलिंग रेट, इसका मतलब बैंक जो है सेल कर रहा है एक फॉरेन एक्सचेंज को। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप फॉरेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, तो आप बैंक हैं, इसी एस्पेक्ट से हम सोचेंगे। जैसे बैंक बाई कर रहा है या बैंक सेल कर रहा है, हम ये चीज़ देखेंगे। कस्टमर क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो बैंक बाई कर रहा है या बैंक सेल कर रहा है, उस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी फॉरेक्स के क्वेश्चन से डीलिंग करें, तो आप एक बैंक हैं या बैंकर हैं, यही मानकर चलिएगा हमेशा के लिए। और कस्टमर के एस्पेक्ट से हम नहीं सोचते हैं यहाँ पर। ओके, अब टीटी बाइंग रेट और बिल बाइंग रेट में फ्रेंड्स जो डिफरेंस होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट की वजह से होता है। NOSTRO, नॉस्ट्रो अकाउंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। और नॉस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए PNB हमारा बैंक है और इसका अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में खोल दिया जाए। PNB का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में खोला गया। अब चूंकि अमेरिका में खोला गया तो डॉलर में खोला जाएगा। तो ये जो अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, उसके करस्पॉन्डेंट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट है, उसे ही हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली है। तो टीटी बाइंग रेट और बिल बाइंग रेट में जो डिफरेंस होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट की वजह से होता है। फिर टीटी सेलिंग रेट, टीटी का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मैंने आपको पिछली लेक्चर में ही बता दिया था कि यूनाइटेड किंगडम में जब भी किसी दूसरे देश को पैसा भेजते थे, उसे वायर ट्रांसफर कहते थे या टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते थे। उसी शब्द को यहाँ पर ले लिया गया है। ओके, तो टीटी सेलिंग रेट और बिल सेलिंग रेट में जो डिफरेंस होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स की वजह से होगा। एक में डॉक्यूमेंट हैंडल होगा, एक में डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं होगा। इसमें नॉस्ट्रो अकाउंट में, एक में नॉस्ट्रो अकाउंट में पहले पैसे आएंगे, एक में नॉस्ट्रो अकाउंट में बाद में पैसे आएंगे। इस आधार पर डिफरेंस होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक जो टॉपिक आपको यूज होगा फ्रेंड्स, आगे ये यूज होगा कि एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो जो प्रोसेस है होती है, इसमें क्या होता है कि फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी को इंडियन करेंसी की लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल कहते हैं। तो किसी एक्सपोर्टर, कोई एक एक्सपोर्टर है, उसकी फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी थी $200 की, आपने उसको कन्वर्ट करके मान लीजिए 5,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब वो जो लाइबिलिटी, उसकी जो जिम्मेदारी थी वो डॉलर में ना रह करके उसकी जिम्मेदारी रुपए में आ गई। तो आपने क्या किया, फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी को इंडियन करेंसी की लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आपने काम किया, इसे ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं एक्सपोर्ट बिल का। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर टू यू।
अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कहीं किताब वगैरह में है नहीं ये, लेकिन आपको समझना कैसे है, क्वेश्चन को देख करके पहचानना कैसे है, कैसे जानेंगे कि बाई कर रहे हैं कि कब जानेंगे कि सेल कर रहे हैं, ये सारी बातें जानने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन देखो तो आपको डाउट ना बने। ओके, तो जैसे बाइंग का केस होता है, तो ध्यान रखिए कैसे याद रखें कि बाई कब हो रहा है। ध्यान रखिए, अगर पैसा देश में आ रहा है, इफ मनी इज कमिंग टू इंडिया, अगर देश में पैसा आ रहा है, बाइंग हो गया। डॉलर कमिंग टू योर पॉकेट, बाइंग हो गया। ये दूसरी लैंग्वेज में है कि डॉलर आपकी जेब में आ रहा है, आप यहाँ पर स्टैंड हैं, आपकी जेब में डॉलर आया, इसका मतलब आपने बाई किया। अब इसको कैसे याद रखेंगे समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक खिलौना है, आप यहाँ पर खड़े हैं, खिलौना आपका कब होगा, जब आप इस खिलौने को बाई करोगे। सिंपल सी बात है, खिलौना जब आपने बाई किया, टॉय को बाई किया और फिर आप अपने पास ले गए, तभी तो वो आपके पास आएगा। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर विदेश से पैसा आ रहा है या डॉलर आपकी जेब में आ रहा है, तो उसे हम बाई कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये याद करने का तरीका है। मनी कमिंग टू इंडिया, देश में पैसा आ रहा है, बाई करेंगे। डॉलर जेब में आ रहा है, डॉलर जेब में आ रहा है मेरी, तो बाई करेंगे। ओके, बाई किया तभी तो डॉलर जेब में आएगा। आप बताओ ना, मैंने आपको बताया क्या, ये एक खिलौना है, ये एक कुर्सी है, कुर्सी आपकी कब होगी, जब आप इसे बाई करोगे। तो वही है कि अगर आपकी जेब में कोई चीज़ तब आएगी जब आप उसे बाई करोगे। सिंपल, एक पेन है, पेन आपने बाई कर ली, अब आपकी जेब में है वो, तो पेन आपकी जेब में तभी आएगी जब आप बाई करोगे। और सेल के केस में क्या होगा, मेरी जेब में एक पेन थी, मैंने उसे बेच दिया, तभी तो मेरी जेब से गई। तो अगर कोई चीज़ मेरी जेब से जा रही है, हमारे देश से जा रही है, मेरे पॉकेट से जा रही है, तो वो सेलिंग हो गया फ्रेंड्स। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। बाइंग का मतलब हुआ अगर पैसा देश में आ रहा है, मनी इज कमिंग टू इंडिया, तो हम ऐसे समझेंगे कि देश में पैसा आ रहा है मतलब मेरी जेब में पैसा आ रहा है, और मेरी जेब में पैसा तभी आएगा जब मैं उसे बाई करूंगा। राइट। अब एक एग्जांपल देखिए, एक कस्टमर आपकी ब्रांच में आया, उसके पास डॉलर था, मान लीजिए $10 था, और उसने कहा कि आप मुझे रुपए दे दो। अब उसके पास $10 था, अब आप क्या करोगे, जब उसे रुपए दोगे तो डॉलर आपकी जेब में आया या नहीं आया, बताइए। डॉलर कस्टमर के पास थे, आपकी जेब में डॉलर आ गया, क्योंकि उसने आपको $10 ला करके दे दिया, आपने जेब में रख लिया। कोई चीज़ जेब में आ रही, इसका मतलब बाई हो रहा है। समझिएगा इस बात को। अगर ये लॉजिक आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत स्मूथली आप सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको ये जो पॉकेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई कस्टमर आया, उसके पास $1 था, ठीक है, $1 लेकर आया, अब उसने आपको दे दिया। डॉलर आपकी जेब में आए या गए, नहीं, डॉलर मेरी जेब में आए। और कोई भी चीज़ मेरी जेब में तभी आती है जब मैं उसे बाई करता हूँ। राइट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। अब सेलिंग के केस में तो अगर एक बार देखना चाहें तो अगर पैसे देश में आ रहे हैं, ये हमारा देश है, पैसे देश में आ रहे हैं, या पैसे या डॉलर फॉरेन करेंसी मेरे पॉकेट में आ रही है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइंग का केस कहेंगे। सेलिंग कब होती है फ्रेंड्स, जब पैसे डॉलर मेरी जेब से जा रहा है, मैंने अपनी जेब में डॉलर रखा हुआ था, उसको किसी को दे दिया मैंने उठा करके, डॉलर मेरी जेब से चला गया, तो डॉलर जेब से चला गया, इसका मतलब मैंने बेच दिया। देखिए, मेरे पास में एक टीवी थी, वो टीवी मैंने किसी को बेच दी, सेल कर दी, तभी तो वो मेरे पास से गई। मेरे पास से कोई चीज़ तभी जाती है जब मैं उसे सेल करता हूँ। तो अगर मनी भारत से जा रही है, इंडिया से मनी बाहर जा रही है, तो हम सेलिंग कर रहे हैं। अगर डॉलर मेरी जेब में था और वो निकल कर बाहर चला गया, तो इसका मतलब मैंने उसे बेच दिया। डॉलर अगर मैंने बेचा ना होता तो मेरी जेब में होता, लेकिन मैंने उसे बेच दिया। तो अगर मनी जो है जेब से बाहर जा रही है, पॉकेट से बाहर मनी निकलती है, या देश से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, चाहे जेब से जाए चाहे देश से जाए, तो इसका मतलब सेलिंग हो रहा है। एक एग्जांपल देखिए, एक कस्टमर आपकी ब्रांच में आया और उसे डॉलर या यूरो की ज़रूरत थी, उसने कहा कि मुझे आप 10 यूरो दे दीजिए। कस्टमर ने कहा मुझे 10 यूरो दे दीजिए। आपने क्या किया, 10 यूरो अपनी जेब से निकाले और उसे दे दिए। आपने क्या किया, 10 यूरो का जो आपकी जेब में था वो चला गया, इसका मतलब आपने इस $10 यूरो या $10 को सेल कर दिया। ये सेलिंग हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो अब ध्यान रखेंगे इस बात को, जब आप मनी अगर देश में आ रही है, या मनी आपकी या डॉलर यूरो कोई भी फॉरेन करेंसी हो फ्रेंड्स, मैं बार बार डॉलर कह रहा हूँ, कोई भी फॉरेन करेंसी, जापानीज येन, अगर कोई चीज़ आपकी पॉकेट में आ रही है तो इसका मतलब आपने उसे खरीद लिया है, तो बाई का केस होगा। अगर कोई चीज़ आपकी पॉकेट से निकल कर गई, यूरो आपकी जेब से निकल कर चला गया, तो इसका मतलब आपने उसे सेल कर दिया।
है। अब यही बात जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में समझेंगे फ्रेंड्स। कैसे? जब आपने जैसे यू सेंड समथिंग टू यूएस, ठीक है, आपने, मैं मान लेता हूँ यहाँ से ओनियन आपने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ओनियन या गुड्स हमारे देश से गया। तो अगर जो है सामान देश से जाएगा तो पैसा देश में आएगा। बोलिए, यदि सामान देश से गया तो डॉलर देश में आया। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई पैसा मेरी जेब में या मेरे देश में आ रहा है तो वो बाई का केस है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट, समझ लीजिए इस बात को, आपने एक्सपोर्ट किया, राइट। याद कैसे रखेंगे बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट किया इसका मतलब आपने कोई सामान भेजा, मैंने मान लिया ये सामान मैंने विदेश में भेज दिया, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो बात, सामान विदेश में जाएगा, बदले में डॉलर देश में आएगा, और डॉलर देश में आ रहा है इसका मतलब मेरी जेब में आ रहा है। यानी एक चीज़ जाती है, दूसरी चीज़ आती है। देखिए, गुड्स गोज आउट ऑफ इंडिया, सामान देश से बाहर गया, मनी आएगी देश में, क्योंकि भाई सामान गया तो पैसा तो देश में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने बेचा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है बाइंग का केस होगा। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये बैंक के प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही है। मैंने क्या किया, मान लीजिए 10 क्विंटल जो है सेब बेच दिए, तो इसका मतलब 10 क्विंटल सेब जो है विदेश में चला गया, बदले में वहाँ से डॉलर आ गया, और डॉलर वहाँ से आया, देश में मेरे आया, मतलब मेरी जेब में आया, मतलब मैंने बाई किया, क्योंकि मेरी जेब में कोई चीज़ तभी आती है जब मैं उसे खरीदता हूँ। ओके, तो अब एक्सपोर्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं? बाई। उसके बाद में इंपोर्ट के केस में क्या होगा? अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ इंपोर्ट कर ली, मान लीजिए आपने विदेश से कोई कार इंपोर्ट कर ली। बोलिए, कार आपने विदेश से इंपोर्ट कर ली, तो जब कार यानी गुड्स मेरे देश में आया है तो इसका मतलब मनी मेरे जेब से जाएगी, मेरे देश से मनी जाएगी। ध्यान दीजिए, कार मेरे देश में आई यानी गुड्स मेरे देश में आया, तो गुड्स अगर देश में आया है तो पैसा मेरे देश से जाएगा, पैसा मेरे देश से जाएगा मतलब मेरी पॉकेट से जाएगा। और कोई चीज़ मेरी पॉकेट से तभी जा सकती है जब मैं उसे बेच दूं, तो मैं सेल कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंपोर्ट का केस है, यू इम्पोर्टेड समथिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, आपने कुछ इंपोर्ट किया अमेरिका से, इसका मतलब गुड्स केम टू इंडिया, सामान देश में आया तो मनी देश से बाहर गई, और मनी देश से बाहर गई, मेरी पॉकेट से कुछ गया, इसका मतलब सेलिंग हुई। ओके, तो अब कभी भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट लिख दिया गया तो आप तुरंत ही पिक्चर इमेजिन करो। क्या इमेजिन करना है बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट शब्द आपने सुना, तुरंत ही ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सामान देश से गया, एक्सपोर्ट मैंने कर दिया। अगर सामान देश से गया है तो इसका मतलब डॉलर देश में आया है, डॉलर देश में आया है मतलब मेरी पॉकेट में आया है, और मेरी पॉकेट में कोई चीज़ तभी आती है जब मैं उसे बाई करता हूँ। तो अगर एक्सपोर्ट शब्द मैं कहूँ तो इतना लॉजिक आप अपने आप ही इसमें अब भिड़ा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, उसके बाद में मैंने कहा इम्पोर्ट। ओके, आपने इंपोर्ट सुना, इंपोर्ट देखा, ओके, इसका मतलब आपको समझ में आया कि कोई सामान हमारे देश में आया है। तो अगर सामान देश में आया है इसका मतलब डॉलर देश से गया, पैसा देश से गया, पैसा देश से गया मतलब मेरी पॉकेट से गया, और कोई चीज़ मेरी पॉकेट से तभी जाएगी जब मैं उसे उठा के सेल कर दूँ। मेरी जेब से पेन कब जाएगी आपके पास? मेरी जेब से पेन तभी जाएगी जब मैं उसे सेल कर दूँ। ओके, तो अब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बाइंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स मैंने आपको ये कहानी समझाई है, यदि आप ये याद रखोगे तो फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाएगा। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और मार्जिन और एक्सचेंज मार्जिन फ्रेंड्स, चाहे हम मार्जिन कहें या एक्सचेंज मार्जिन कहें, एक ही बात होती है। तो देखिए, बैंक क्या करता है, डॉलर बेचता भी है और डॉलर खरीदता भी है। ओके, उसको प्रॉफिट कब होगा? जब वो जो है बैंक विल अर्न प्रॉफिट ओनली व्हेन इट चार्ज यू फॉर बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, है ना। जब वो आपको बाई करते समय या सेल करते समय आपको चार्ज करेगा, आपके कुछ पैसे लेगा, तभी तो वो फायदा कमाएगा, और ये जो चार्ज लगाता है उसे ही फ्रेंड्स हम मार्जिन कहते हैं। ओके, अब सवाल ये है कि सेल करते समय मार्जिन जोड़ेंगे या घटाएंगे, या बाई करते समय मार्जिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये सवाल आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बनाता रहता है। तो चलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं ज़रा, ठीक है। सेलिंग, पहले एक स्टोरी समझिए, फिर हम इसको आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, आपके दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि मेरा मोबाइल जो है ना 10,000 रुपये में तुम बेच दो। तो तुमने कहा ठीक है 10,000 रुपये में बेच देता हूँ, पर तुम्हें आ गई चालाकी, तुमने सोचा कि 10,000 रुपये का बेचने कह रहा है, अगर मैं इसको 12,000 रुपये का बेच दूँ
तो फिर क्या फ़ायदा, तो मुझे 2,000 रुपये मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो तुमने क्या किया, इसको 12,000 में बेच दिया। अब 12,000 में बेच करके 10,000 रुपये तो अपने दोस्त को दे दिए, 2,000 रुपये का फ़ायदा कमा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि दाम तो 10,000 था, लेकिन आपने 2,000 रुपये मार्जिन या अपना कमीशन जोड़ लिया। देखिए, सेल कर रहे हैं आप, चीज़ों को सेल कर रहे हैं। तो अब का आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपने 10,000 रुपये का मोबाइल बेचना था और 2,000 रुपये और अपना प्रॉफिट जोड़ लिया और 12,000 रुपये में बेच दिया। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से जब बैंक डॉलर सेल करेगा, बैंक जब डॉलर सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेगा उसमें। तो जब हम सेलिंग कर रहे होंगे डॉलर की, तो हम क्या करेंगे, स्पॉट रेट में अपना एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो फार्मूला निकल कर क्या आएगा कि अगर सेलिंग हो रही है तो स्पॉट रेट में आप अपना मार्जिन ऐड कर लीजिए। ओके, स्पॉट रेट में मार्जिन ऐड करते हैं कब, सेलिंग के केस में। सेलिंग के केस में मार्जिन हम ऐड करते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, कोई भी चीज़ फ़ायदा मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट कोट में क्या होता है, बाई लो और सेल हाई। तो मैं बेचूंगा हाई, यानी ज़्यादा दाम में मैं बेचूंगा, और ज़्यादा दाम में आप तभी बेच सकते हो जब आप स्पॉट रेट में उठा करके अपना मार्जिन ऐड कर लो। ऐसे भी याद रख लीजिए, या फिर जो ये मैंने आपको कहानी समझाई कि फ्रेंड ने कहा कि आप 10,000 रुपये में मेरा मोबाइल बेच दो, आपने उठा करके उसको 12,000 रुपये में बेच दिया, तो आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। 2,000 रुपये जो प्रॉफिट है यही बैंक का मार्जिन है। 10,000 रुपये में तो 10,000 का तो डॉलर था, 2,000 रुपये को उसने मार्जिन ऐड कर लिया और 12,000 को दूसरे को बेच दिया। तो जब भी आप सेलिंग करोगे तो आप मार्जिन ऐड करोगे। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है, जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो या फॉरेन एक्सचेंज सेल करोगे तो आप अपना मार्जिन ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे, वो बात मैंने आपको इस कहानी से अच्छे से समझा दी है। ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टोरी आपको याद आ जाएगी तो फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सेलिंग करनी है तो मैं स्पॉट रेट में अपना मार्जिन जोड़ दूं या घटा दूं। अब आप बताइए, मुझे जो है सेल कर रहा हूं तो मैं अपने स्पॉट रेट में मार्जिन जोड़ूंगा या घटाऊंगा। भाई मैं सेल कर रहा हूं तो मैं फ़ायदा तभी कमाऊंगा जब जो है मेरे फ्रेंड ने मुझे 10 रुपये में बेचने को कहा है और मैं इसे 12 में बेच दूं। 12 में तभी बेचूंगा जब मैं अपना मार्जिन ऐड कर लूँगा, इसलिए घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। ओके, तो सेलिंग में मार्जिन जुड़ता है। ओके, इसी तरीके से बाइंग में, अब बाइंग का केस समझिए एक एग्जांपल से। आपको एक लैपटॉप लेना है, आप दुकान पर गए और उसने कहा आपको कि सर लैपटॉप 40,000 रुपये का है। अब आप बताइए कि क्या आप इसे 42,500 में खरीदोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, या आप इसे 35,000 में खरीद लोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। आपको प्रॉफिट कब आएगा। मेरा देखो, जब सेल कर रहा था, मैं अपने दोस्त का मोबाइल सेल कर रहा था तो भी मैं प्रॉफिट कमाना चाहता था, और अभी भी मैं जब बाई कर रहा हूँ अपना लैपटॉप तो भी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। और प्रॉफिट तभी होगा जब मैं इसे सस्ते में खरीदूँ। मार्केट में अगर 40,000 रुपये का है और मैं इसे 40,000 से कम में खरीदूँगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट था वो कितना था, 40,000 रुपये, और मैंने ख़रीदा कितने का, 35,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का मैंने जो मार्जिन था वो कमा लिया। 5,000 रुपये का जो मैंने मार्जिन था वो कमा लिया। इसलिए जब हम बाई करेंगे, डॉलर को भी बाई करेंगे, तो स्पॉट रेट जो होगा उसमें से मार्जिन को घटा देंगे। ध्यान दीजिए, जब हम डॉलर को बाई करेंगे तो स्पॉट रेट में से मार्जिन को घटाएंगे। मार्जिन क्यों घटाएंगे, ताकि हमको बेनिफिट हो। बैंक का अल्टीमेट टारगेट क्या है, बेनिफिट कमाना। तो फार्मूला बन गया, बाई अगर करना है तो स्पॉट रेट में से मार्जिन को घटाएंगे। ओके, तो अब अगर जो है एकदम से फिर से ध्यान दिया जाए, मैं सेल कर रहा हूँ कोई चीज़ सेल करनी है मुझे। वो चीज़ मेरे दोस्त ने कही कि 10 रुपये में सेल कर दो। मैंने क्या किया, उसमें अपना 4 रुपये बेनिफिट ऐड कर लिया। तो इसका मतलब हुआ जब मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं अगर सेलिंग के केस में रेट लिखूंगा तो स्पॉट रेट मेरा 10 रुपये हो गया, और प्लस जो 4 रुपये मैंने बेनिफिट कमाने के लिए किया वो मेरा मार्जिन हो गया। इसलिए सेलिंग का स्पॉट रेट प्लस मार्जिन हो गया फार्मूला। अब मैं जब बाई करने गया, मैं कोई चीज़ दुकान पे बाई करने गया, तो मैं क्या करूँगा, बाई करने गया हूँ तो अब उसने कहा कि सर ये 40 रुपये की है। मैंने कहा नहीं तुम इसे मुझे 35 रुपये की दे दो। तो 40 रुपये की चीज़ जब 35 रुपये में पड़ेगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा, और 35 रुपये की वो तभी पड़ेगी जब मैं 40 रुपये में से 5 रुपये घटा दूँ। इसका मतलब अगर बाई के केस में मैं फार्मूला लिखूँ
तो मैं स्पॉट रेट में से मार्जिन को अपना घटा दूंगा। तो बैंक क्या करेगा, प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो स्पॉट रेट में से मार्जिन को घटा दे। ओके, तो अगर ये दोनों स्टोरी आपको फ्रेंड्स दिमाग में रहेंगी तो अब आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब आगे बढ़ेंगे और ये जितने चारों रेट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए टीटी बाइंग रेट से शुरुआत करेंगे। तो देखिए जब इसमें टीटी बाइंग रेट का मतलब ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स कि पेमेंट पहले हो चुकी है और आप जो है डॉलर बाद में दे रहे हैं। मतलब कहने का व्हेन नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक इज क्रेडिटर बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द कस्टमर। कस्टमर आपके पास में आया, एक कस्टमर आया कि सर जो है आपको हमने कुछ डॉलर भेजे हैं, तो आपने देखा कि आपके खाते में डॉलर पहले ही आ चुके हैं। अब आप कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं और अब आप कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम टीटी बाइंग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक बाइंग रेट कहते हैं। मतलब कहने का कि आपके पास पैसे ऑलरेडी, यानी पैसे कहना नहीं ठीक होगा, डॉलर, आपके पास में डॉलर ऑलरेडी आ चुका है, यूरो ऑलरेडी आ चुका है और तब आप अगर कस्टमर को पेमेंट करते हैं तो ये टीटी बाइंग रेट होता है। ओके, टीटी बाइंग रेट होगा। नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे क्रेडिट ऑलरेडी हो चुके हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट आपका ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तब उसे टीटी बाइंग रेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप इसे देखो तो वहाँ समझ पाओ कि टीटी बाइंग रेट क्यों लगाएंगे। ओके, पेमेंट ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट होनी है। एक कस्टमर आपके पास आया, स्टोरी समझिए, एक कस्टमर आपके पास में आया और उसके पास एक ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है, उसमें डॉलर है। ठीक है, मान लीजिए $100 का एक ड्राफ्ट लेकर आया। अब आप बताओ, आप एक बैंक हो, ठीक है, आप एक बैंक हैं, डॉलर कस्टमर लेकर आया है, तो इसका मतलब डॉलर आपको देगा, राइट। डिमांड ड्राफ्ट को आप एक तरह से डॉलर समझ लीजिए, क्योंकि डॉलर में है तो डॉलर समझ लीजिए। डॉलर आपने लिया और अपनी जेब में रख लिया, डिमांड ड्राफ्ट आपने लिया डॉलर वाला और अपनी जेब में रख लिया। मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आपकी पॉकेट में तभी आती है जब आप उसे बाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टीटी बाइंग लगाएंगे अगर पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट की। हो सकता है कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकली सही ना हो, पर ये स्टोरी आपको ध्यान दिलाने में बहुत अच्छी रहेगी कि मुझे टीटी बाइंग रेट लगाना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहाँ देगा कि पेमेंट ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट हुई है, आपसे पूछेगा कि बाई रेट लगाएंगे या सेल रेट लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कि मैं बाई रेट लगाऊं या सेल रेट लगाऊं। उसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाई रेट लगाना है या सेल रेट लगाना है। उस चीज़ के लिए ये समझ लीजिएगा कि पेमेंट करनी है फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट की। कस्टमर आया फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट डॉलर लेकर के, डॉलर वाला फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट लेकर आया, मैं डिमांड ड्राफ्ट न मान करके डॉलर मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, उसने मुझे डॉलर दे दिया, डॉलर मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया और डॉलर पॉकेट में तभी आता है जब मैं उसे बाई करता हूँ, इसलिए हम यहाँ पर टीटी बाइंग रेट लगाएंगे। उसके बाद में दूसरा देखिए, इनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस। मैंने आपको बताया इनवर्ड मतलब देश में आया, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस देश में पैसा आया, देश में आया मतलब मेरी जेब में आया और मेरी जेब में आया मतलब मैंने बाई किया। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, कलेक्शन मतलब तुरंत ही पेमेंट करना होता है फ्रेंड्स। ओके, पेमेंट जो है तुरंत होने वाली बात होती है, एक्सपोर्ट बिल। अब एक्सपोर्ट की बात हो गई फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कहानी क्या बताई थी, एक्सपोर्ट की बात हुई, इसका मतलब सामान देश से गया, सामान देश से गया तो बदले में डॉलर देश में आया, डॉलर देश में आया मतलब मेरी जेब में आया और मेरी जेब में तभी आता है जब मैं उसे बाई करता हूँ, इसलिए यहाँ भी बाई रेट लगा लीजिए। कैंसिलेशन ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करना है, डॉलर वाला डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करना है। कस्टमर फिर से डिमांड ड्राफ्ट लेकर आया, देखिए पेमेंट के केस में भी वो डिमांड ड्राफ्ट लेकर आया था डॉलर वाला, और कैंसिल करवाने के लिए भी वो डिमांड ड्राफ्ट डॉलर वाला लेकर आया। डॉलर वाला लेकर आएगा, आप बैंक हैं, वो क्या करेगा, डॉलर आपने लिया अपनी जेब में रख लिया। जेब में कोई चीज़ तभी आती है जब आप उसे बाई करते हो। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये स्टोरी आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करेंगे तो वाकई ये बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज वहाँ पर फिर आपको ये रटना पड़ जाएगा कि अगर कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल है तो मैं बाई करूँगा या सेल करूँगा। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को आपके दिमाग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सोचना है। किसी ने कहा कि फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट होनी है, इसका मतलब हुआ कि वो फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट कस्टमर लेकर आया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कस्टमर मेरे पास फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट ऐसे लेकर आया, उसमें डॉलर लिखा हुआ है, मैंने अब वो डिमांड ड्राफ्ट वो खुद थोड़ी लेकर जाएगा, वो तो मुझे देगा ना, तो मुझे देगा मतलब मेरी जेब में आएगा, और कोई चीज़ मेरी पॉकेट में तभी आती है जब मैं उसे बाई करता हूँ। जैसे मुझे एक पेन मेरी जेब में तभी मिलेगी जब मैं उसे बाई करूँगा, तो यहाँ बाई का रेट लगा दीजिए। फिर इनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, यानी देश में पैसा आया, इनवर्ड मतलब देश में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन देश में टीटी आया या
टेलीग्राफिक ट्रांसमिशन आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन देश में आया, देश में आया मतलब मेरी जेब में आया, और जेब में कोई चीज़ तभी आती है जब उसे आप बाई करते हो। फिर आया कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, आपने एक्सपोर्ट बिल देखा, जैसे एक्सपोर्ट देखा तुरंत ही समझ गए कि देश से कोई सामान बाहर गया हुआ है, और कोई सामान बाहर गया इसका मतलब पैसे देश में आएंगे, क्योंकि अगर आपने सामान भेजा तो बदले में पैसे लोगे, और डॉलर जब देश में आया मतलब मेरी जेब में आया, मतलब मैंने बाई कर लिया। तो यहाँ पर भी बाई का कंसेप्ट लगा देंगे। डीडी कैंसिल करवाने कोई आया, ये डॉलर वाली डीडी है, वो कैंसिल करवाने आया, आपने क्या किया, उस डॉलर को, उस डीडी को अपनी जेब में रखा, इसका मतलब आपकी जेब में डॉलर आ गए, और आपकी डॉलर जेब में डॉलर तभी आते हैं जब आप उसे बाई करते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि बाई के केस में क्या करोगे। बाई के केस में हम मार्जिन जोड़ते हैं या घटाते हैं, बताइए। बाई के केस में हम मार्जिन जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखो मेरा दो तरीके हैं, चाहे जैसे भी याद रखिए। मैं बाई लो करता हूँ, बाई लो यानी मुझे कम में खरीदना है। कम में तो तभी खरीदूंगा जब वो घट जाए, है ना। कम में कब खरीदूंगा, जब वो घट जाए। या फिर दूसरे तरीके से, मैं कोई चीज़ खरीदने गया, उसने कहा 40 रुपए की है और मैं उसे 30 रुपए की खरीद लाया, इसका मतलब मैंने 10 रुपए का मार्जिन कर लिया। तो बाई करते समय मैं निगोशिएट करके दाम घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब स्पॉट रेट में से मैं मार्जिन को घटाऊंगा। यही आपका टीटी बाइंग का फार्मूला हो गया फ्रेंड। देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। टीटी बाइंग रेट, बाई कर रहे हैं, स्पॉट रेट में से एक्सचेंज मार्जिन घटा दीजिए। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे सस्ते में खरीदना है, और कोई चीज़ सस्ते में तभी खरीदूंगा मैं जब उसका दाम कम हो, यानी कि दाम कम करने के लिए मैं मार्जिन घटाऊंगा, है ना। स्पॉट रेट मान लीजिए 100 रुपये है, मार्जिन मान लीजिए 20 रुपये है, तो बताइए ये कम कब होगा। बाई लो, कम कब, बाई लो मतलब खरीदोगे कम में। कम में कब खरीदोगे, जब 100 में 20 जोड़ोगे कि 100 में से 20 घटाओगे, तो जब घटाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही दिमाग में बैठ गया होगा। बिल बाइंग रेट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बिल बाइंग रेट का मतलब होता है, जैसे टीटी जो बाइंग रेट था उसमें क्या था कि पेमेंट पहले ही हो जाती थी, तुरंत पेमेंट हो गई, मतलब आपको डॉलर मिल गए आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में। लेकिन ऐसा ना हो, आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे नहीं आए, 10-20 दिन बाद आ रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहे हैं, तो उस केस में हम फ्रेंड्स बिल बाइंग रेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब कहने का कि एक कस्टमर आया, आपने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन उस जो विदेश से पैसा आना था इस कस्टमर के लिए, वो आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में 1 महीने बाद आया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिल बाइंग रेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, टीटी के केस में क्या होता है कि नहीं, टीटी के केस में पैसा पहले ही आ चुका होता है इसमें, तभी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, बस इतना ही फर्क है। टीटी हो गया मतलब तुरंत, टीटी मतलब तुरंत हो गया, और बिल का मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे आने में देर लगेंगे। जैसे परचेज या डिस्काउंट किया एक्सपोर्ट बिल का, आपने कोई एक्सपोर्ट बिल परचेज कर लिया, कस्टमर आया, आपने उसका एक्सपोर्ट बिल खरीद लिया। तो अब एक्सपोर्ट बिल आपने खरीद तो लिया है, लेकिन वो जो है जो फॉरेन कंट्री वाला जो कस्टमर है, इसका एक्सपोर्ट जिसको किया है, वो पैसे कुछ दिन बाद देगा। तो इस केस में हम बिल बाइंग रेट अप्लाई करेंगे। कोई फर्क नहीं होता है फ्रेंड्स, बस केवल डेफिनेशन समझ लीजिए, बाकी सारी कहानी सेम ही चलेगी कैलकुलेशन के लिए। तो परचेज या डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, अब देखिए एक्सपोर्ट बिल है, तो अब बताइए बाइंग या सेलिंग। तो मैंने आपको बताया, अगर आपने एक्सपोर्ट देख लिया, इसका मतलब हुआ कि देश से कोई सामान गया है, देश से सामान जाएगा, इसका मतलब देश में डॉलर आएगा, देश में डॉलर आया, मेरी जेब में डॉलर आया, और मेरी जेब में डॉलर तभी आता है जब मैं उसे बाई करता हूँ। इसलिए आप यहाँ पर बाइंग रेट लगा दोगे, बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट लगा देंगे। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट बिल के पेमेंट कर देना, रियलाइजेशन मतलब पेमेंट कर देना। अब एक्सपोर्ट बिल है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एक्सपोर्ट का मतलब देश से कुछ गया हुआ है सामान, और बदले में डॉलर आया हुआ है, और डॉलर मेरी जेब में तभी आता है जब मैं उसे बाई करता हूँ। चेक या डीडी परचेज बाय बैंक, अब यहाँ पर देखिए डिमांड ड्राफ्ट परचेज हो रहा है, आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया है। पिछले वाले टॉपिक में भी देखिए डिमांड ड्राफ्ट की 2 बातें हुई थी। पहली बात हुई, आपने डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट की थी और आपने डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर कि आपने तुरंत ही पेमेंट कर दी, कैंसिल किया, डीडी दे दिया, फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट तुरंत कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर लिया, डिमांड ड्राफ्ट आपने परचेज कर लिया, यानी परचेज किया, तो पहली बात डिमांड ड्राफ्ट आपकी जेब में आ गया, और जेब में कोई चीज़ तभी आती है जब आप बाई करते हो, इसलिए हम बाइंग का रेट लगाएंगे, ये क्लियर हो गया। और जब आप डिमांड ड्राफ्ट परचेज करते हो तो इसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में आती है, इसलिए यहाँ पर बिल बाइंग रेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब इसके लिए जो फार्मूला होगा सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पर क्या है कि चूंकि हम फॉरवर्ड चले गए, देखिए क्या हुआ, टीटी में क्या हो रहा है कि तुरंत पेमेंट हो रही थी, तो स्पॉट
रेट में एक्सचेंज मार्जिन जोड़ या घटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बात थोड़ा आगे चली गई, 1 महीने बाद पैसे आए, तो मतलब फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। और फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट में हमने पहले ही समझ लिया था कि अगर जो है स्पॉट रेट होगा और अगर मनी जो है मतलब आगे जा कर के मनी प्रीमियम पर है तो प्रीमियम जोड़ देते थे, और अगर जो है मनी आगे जा कर के डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट घटा देते थे। ये हमने पिछले लेक्चर में ही समझ लिया था, क्योंकि कोई चीज़ 400 की है और उसे आप 300 में तभी खरीद कर लाते हो जब उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाए, तो 100 रुपये हम घटाते हैं। तो इसलिए फॉरवर्ड के लिए स्पॉट रेट में से डिस्काउंट घटाते हैं और प्रीमियम को जोड़ते हैं। अब चूँकि हम बाई कर रहे हैं, तो बाई के केस में फ्रेंड्स क्या होगा, मैं मार्जिन जोड़ूंगा या घटाऊंगा, बताइए। बाई के केस में मार्जिन जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो भाई बाई मैं सस्ता करना चाहता हूँ तो वो तभी हो सकता है जब मैं मार्जिन घटा दूँ, तो इसी में से मार्जिन घटा दीजिए दोनों फार्मूलों में से, बस यही आपका फार्मूला बन गया। तो अगर मनी प्रीमियम पर है तो प्रीमियम ऐड कर देंगे, देखिए फॉरवर्ड जाते हुए अगर मनी प्रीमियम पर कह रहा है तो प्रीमियम जोड़ दीजिए, और चूंकि बाई का केस है तो मार्जिन तो घटाना ही घटाना है। अगर आगे जा करके मनी डिस्काउंट पर हो तो डिस्काउंट घटा दीजिए, और मार्जिन तो बाई के केस में घटाना ही घटाना है। तो फ्रेंड्स ये फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बातें बोली हैं यदि आप उसे याद रखोगे तो कोई कठिन काम नहीं है फार्मूले रिकॉल करना। अब अगला है टीटी सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट क्या होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैंने अपनी जेब से डॉलर निकाल करके बेच दिया, वो है टीटी सेलिंग रेट। लेकिन इसमें एक खासियत बात होती है कि डॉक्यूमेंट हम डील नहीं करते हैं, हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज को बेचते हैं। ओके, जैसे कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि जो है मेरे पास रुपए हैं, आप मुझे डॉलर दे दो, तो अब आप क्या करोगे, डॉलर आप उसे उठा करके तुरंत दे दोगे, है ना, रुपए ले लोगे और डॉलर दे दोगे। डॉलर आपकी जेब से गया, इसका मतलब आपने सेल कर दिया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट की डीलिंग नहीं हुई। ओके, तो फ्रेंड्स उसे हम टीटी सेलिंग रेट कहेंगे। ओके, टीटी सेलिंग रेट कहेंगे। डॉक्यूमेंट डील नहीं होता है, डॉक्यूमेंट की कोई हैंडलिंग नहीं होती है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज सोल्ड किया जाता है। इशू ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट। अब देखिए डिमांड ड्राफ्ट एक और केस आ गया। आप क्या कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हो। देखिए आपकी ब्रांच में आप बैठे हो, आपको $1 वाला डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है। इसका मतलब आएगा कस्टमर और लेकर जाएगा। कस्टमर आपकी जेब में डॉलर या डॉलर वाला डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, वो आपकी जेब से निकल करके चला गया, क्योंकि आपने इशू कर दिया कस्टमर को, तो मेरी जेब से डॉलर चले गए। डॉलर तभी जाते हैं जब मैं उसे सेल करता हूं। तो अगर मैं फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहा हूं तो मैं सेलिंग वाला रेट लगाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, अभी हो सकता है फ्रेंड्स ये आपको अच्छा ना लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे और ऐसे सीधे सीधे लिख कर आएगा ना, तो जो मैं ये आपको लॉजिक समझा रहा हूँ यही लॉजिक ही आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन और समझ लीजिएगा। इशू ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट अपनी ब्रांच में बैठकर इशू करना है। इसका मतलब डिमांड ड्राफ्ट आपकी जेब से जाएगा, डॉलर आपकी जेब से जाएगा, इसका मतलब सेलिंग होगी। आउटवर्ड रेमिटेंस, देश से पैसा गया, मतलब मेरी जेब से पैसा गया, और मेरी जेब से कोई चीज़ तभी जाती है जब वो मैं बेचता हूँ। ओके, यहाँ पर एक और है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन समझाया था कि किसी एक्सपोर्टर की अगर जो डॉलर की लाइबिलिटी है उसे आप किस में कन्वर्ट कर दो, रुपए की लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दो, तो उसे ही फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि मैं आपको कैसे याद करवाऊँ, तो प्लीज़ जो है इसको आप ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान ही रख लीजिएगा कि अगर क्रिस्टलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल का हो रहा है तो आपको टीटी सेलिंग रेट लगाने की ज़रूरत होती है। ओके, अब सेल कर रहे हैं, तो देखिए सेलिंग अगर आप कर रहे हैं, देखिए सेलिंग कर रहा हूँ तो एक स्पॉट रेट हो गया। स्पॉट रेट में मार्जिन जोड़ दूँ या घटा दूँ, आप बताइए। मैंने कोई चीज़ सेल करनी है, तो मुझे कोई चीज़ 10 रुपए की बेचनी थी और मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब मैं 12 का बेचूंगा। 12 को तो तभी बेचूंगा जब मैं जोड़ दूं, तो इसीलिए स्पॉट रेट में मार्जिन आप जोड़ दीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा, सेल करते समय मैं 10 रुपए की चीज़ को 12 में बेचूंगा, खरीदते समय मैं 10 रुपए की चीज़ को 8 में खरीदूंगा। तो अगर सेल कर रहा हूँ तो स्पॉट रेट प्लस मार्जिन हो जाएगा, अगर खरीद रहा हूँ तो स्पॉट रेट माइनस मार्जिन हो जाएगा। ये कोई कठिन टास्क नहीं है फ्रेंड्स। अब आपके लिए बिल सेलिंग रेट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए टीटी सेलिंग रेट में और बिल सेलिंग रेट में यही इतना डिफरेंस है कि टीटी सेलिंग रेट में आप सिर्फ जो है फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं हो रहा था। यहाँ आप फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी करोगे प्लस डॉक्यूमेंट को भी हैंडल करोगे, तब वहाँ पर बिल सेलिंग रेट लागू होता है। ओके, तो अगर ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, टीटी बाइंग रेट और टीटी बाइंग रेट हो गया और एक आपका हो गया बिल बाइंग रेट। क्या डिफरेंस था फ्रेंड्स? टीटी बाइंग रेट और बिल बाइंग रेट में क्या डिफरेंस था?
टीटी बाइंग रेट तब होता था जब मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे पहले से मौजूद हों, और बिल बाइंग रेट तब होता था जब पैसे बाद में आए। ओके, तो ये टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग में नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं उसके आधार पर हम अंतर देखते हैं। ओके, अब बिल बाइंग और टीटी सेलिंग और बिल सेलिंग के केस में क्या होगा? टीटी सेलिंग में मैं सिर्फ डॉलर बेच दूंगा, यूरो बेच दूंगा, है ना, टीटी सेलिंग हो गई। लेकिन अगर मैं डॉलर या यूरो बेच रहा हूँ प्लस डॉक्यूमेंट की हैंडलिंग भी कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स उसे हम बिल सेलिंग रेट कहेंगे। ओके, तो बिल सेलिंग रेट में जब हम फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं और डॉक्यूमेंट भी हैंडल करते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम बिल सेलिंग रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इम्पोर्ट बिल का रिटायरमेंट मतलब कि अब उसकी पेमेंट हो जानी है, या पेमेंट, है ना, पेमेंट का मतलब हुआ पेमेंट कर दिया आपने, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट हो गई, यानी अब आपको पेमेंट करनी है। और इसमें क्या होगा, आपको इंपोर्ट बिल जो है, इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट या इंपोर्ट बिल का पेमेंट अगर लिखा है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट भी, इंपोर्ट बिल भी हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, इंपोर्ट बिल आपने देखा, इंपोर्ट मैंने देख लिया, ओके, इंपोर्ट बिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंपोर्ट जैसे ही मैंने देखा, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि कोई सामान विदेश से हमारे देश में आया है तभी इंपोर्ट हुआ है। और अगर कोई सामान हमारे देश में आया, इसका मतलब डॉलर मेरे देश से गया है। डॉलर मेरे देश से गया है मतलब मेरी पॉकेट से गया है, और मेरी पॉकेट से कोई चीज़ तभी जाती है जब मैं उसे सेल कर दूँ, है ना। मेरी जेब में एक पेन थी, वो मेरे से बाहर या मेरी जेब से तभी निकलेगी जब मैं उसे सेल कर दूं। इसलिए इन दोनों केसेस में हम कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड्स? सेलिंग रेट यूज करेंगे। इंपोर्ट देखते ही सेलिंग रेट। और अगर याद रखोगे कि रिटायरमेंट और पेमेंट है तो उस केस में जो है बिल सेलिंग रेट यूज करना है, क्योंकि जो है हमें डॉक्यूमेंट भी हैंडल करने हैं। फ्रेंड्स, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये वाला फार्मूला। बाकी तीन के फार्मूले तो सिंपल थे, स्पॉट रेट प्लस मार्जिन या स्पॉट रेट माइनस मार्जिन था। लेकिन इसमें जो है फ्रेंड्स, बिल सेलिंग रेट में आपको स्पॉट रेट, ठीक है, देखिए स्पॉट रेट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपने डॉलर सोल्ड किया है तो टीटी सेलिंग लगा लीजिए, प्लस आपने डॉक्यूमेंट हैंडल किया है तो बिल मार्जिन भी यूज कर लीजिए। टीटी मार्जिन यानी टीटी डॉलर सेल करने के बदले में जो मार्जिन लगना है वो लगाया हमने, और प्लस डॉक्यूमेंट हैंडल करने के बदले में जो मार्जिन लगता है वो भी हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनता है फ्रेंड्स आपका बिल सेलिंग रेट का, स्पॉट रेट में टीटी मार्जिन और बिल मार्जिन दोनों जुड़ते हैं। क्यों, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि बिल सेलिंग रेट ही इकलौता ऐसा है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट भी हैंडल करना पड़ रहा है। ओके, जैसे अगर हम टीटी बाइंग रेट की बात करें तो हमने क्या किया था, सिर्फ नॉस्ट्रो अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट की बात नहीं हुई थी। बिल बाइंग रेट की बात की तो वहां पर भी नॉस्ट्रो अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट की बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पर बिल मार्जिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। फिर हमने देखा टीटी सेलिंग रेट, टीटी सेलिंग में हमने देखा कि हम डॉक्यूमेंट नहीं हैंडल करते, तो यहाँ पर भी ये नहीं आया। और फिर हमने देखा कि जो चौथा वाला था हमारा बिल सेलिंग रेट, बिल सेलिंग में हमने जो है डॉलर बेचा भी और प्लस बिल भी हैंडल किए। तो डॉलर बेचने के लिए मैंने टीटी का मार्जिन यूज किया, कमीशन कमाया, और बिल हैंडल करने के लिए मैंने बिल का भी मार्जिन कमीशन लिया। तो हम दो कमीशन यहाँ पर, दो मार्जिन ले लेते हैं बिल सेलिंग रेट के केस में। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर है फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे। पर जो मैंने बातें आपको बताई हैं, जैसे आपको समझाया, वो बातें आप ध्यान रखेंगे तो फॉरेक्स के न्यूमेरिकल थोड़ा ईजी लगेंगे। एक बात और यहाँ पर देखेंगे कि फॉरवर्ड परचेज या सेल कैंसिलेशन होती है, मतलब फॉरवर्ड सेल या परचेज की कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए आपने किसी से कहा था कि मैं 2 महीने बाद आपसे मान लीजिए 10 क्विंटल जो है सेब खरीदूंगा। किसी विदेशी से आपने कहा कि 2 महीने बाद मैं आपसे 10 क्विंटल सेब खरीदूंगा, तो इसका मतलब आपने फॉरवर्ड परचेज कर ली, है ना। फॉरवर्ड परचेज मतलब फ्यूचर में परचेजिंग कर ली है। लेकिन 2 महीने नहीं बीते थे, उसके पहले ही आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है, आप इसे अब कैंसिल कर दीजिए। तो आपने क्या किया, फॉरवर्ड परचेज को कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से फॉरवर्ड सेल कैंसिल कैसे होगी? आपने कहा था कि मैं 2 महीने बाद जो है कोई कमोडिटी है उसको मैं बेच दूंगा 2 महीने बाद। तो क्या हुआ कि फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया, फॉरवर्ड सेल होगी, हाँ 2 महीने बाद ये कमोडिटी बिक जाएगी। अब क्या हुआ, 2 महीने बीतने के पहले ही आपने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा, तो फॉरवर्ड सेल आपकी कैंसिल हो गई। ओके, तो फॉरवर्ड परचेज और फॉरवर्ड सेल कैंसिल हो जाती हैं। अब अगर ये कैंसिल हो जाएं तो देखिए, फॉरवर्ड परचेज, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी थी तो आपने बाई किया था, राइट। फॉरवर्ड परचेज करना था, इसका मतलब आपने बाई किया था। अब अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो जो रेट लगेगा वो बाई का जस्ट अपोजिट
सेलिंग वाला लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कोई चीज़ फॉरवर्ड परचेज बुक किया था, फॉरवर्ड परचेज करना था, इसका मतलब आप बाई करते या ना करते, करते बाई। अब फॉरवर्ड परचेज आपने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब आप बाई ना करके अब आप सेल करोगे, इसका मतलब हो कि हम सेलिंग वाला रेट लगाएंगे। कौन सा रेट लगाएंगे? सेलिंग वाला। अब इसी तरीके से फॉरवर्ड सेल आपने बुक की थी, फॉरवर्ड सेल यानी आप भविष्य में जाकर के आप डॉलर बेचते मान लीजिए तो सेल करते, लेकिन अब आपने फॉरवर्ड सेल कैंसिल कर दी, तो अब अगर आपने सेल कैंसिल की है तो आप बाई वाला रेट लगाएंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यही कि अपोजिट, हमेशा याद रखिए कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होते हैं तो अपोजिट टीटी रेट पर होते हैं, अपोजिट टीटी रेट पर होते हैं, क्योंकि पेमेंट तुरंत होनी है। तो अगर फॉरवर्ड परचेज कैंसिल किया आपने, परचेज कैंसिल किया है तो सेल वाला रेट लगेगा, टीटी सेलिंग रेट। ध्यान दीजिए, आपने परचेज कैंसिल किया है, परचेज का मतलब होता है बाई, बाई कैंसिल किया है तो सेल लगाइए, अपोजिट टीटी, राइट, अपोजिट टीटी। और अगर आपने फॉरवर्ड सेलिंग कैंसिल किया, सेल कैंसिल किया है तो अब आप टीटी बाइंग रेट लगाओगे। तो अगर जो है फॉरवर्ड सेलिंग कैंसिल हुई है, सेल कैंसिल होगा तो बाई वाला रेट लगेगा, परचेज या बाई कैंसिल होगा तो सेल वाला रेट लगेगा, कौन सा? टीटी का। ओके, तो ये भी हमारे एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं कि फॉरवर्ड परचेज कैंसिल कर दिया, किसी कस्टमर ने फॉरवर्ड परचेज को कैंसिल कर दिया, अब आप कौन सा रेट ऑफर करोगे? तो अगर फॉरवर्ड परचेज कैंसिल करोगे तो परचेज कैंसिल किया है तो टीटी सेलिंग रेट लगा दूंगा, अगर फॉरवर्ड सेल कैंसिल करते तो मैं बाई वाला रेट लगा देता, टीटी